I've used the new Wix logo maker to create. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ग्रीन टी पिला दें तो यकीन करें मजा आ जाएगा। अल्लाह पाक खुश रखे आप।
Assalamu alaikum everyone. Welcome to वालेकुम अस्सलाम। a very useful and dynamic training Power BI reports and dashboard development. ये ट्रेनिंग जो है ये इस वक्त नीड है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक ऐसे इदारे की जहाँ पर डेटा एनालिटिक्स का काम हो रहा है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन मूव कर रही है ऑटोमेशन की तरफ। तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आयशा अमानत से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी अटेंडेंस वगैरह ले लें और अगर कोई मिसिंग है तो उनको प्लीज़ इनवाइट कर लें ताकि वो भी हमें ज्वाइन कर लें। आप लोगों को मेरी आवाज़ होपफुली सबको आ रही होगी। जी आ रही है। सर आबिद अस्सलाम वालेकुम। मैं अटेंडेंस के हवाले से कोऑर्डिनेट कर रही हूँ और मैं नेक्स्ट 15 मिनट्स में अटेंडेंस ले लूँगी। बाकी भी हमारे रिसोर्स में आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करें। आप प्लीज़ स्टार्ट कीजिएगा इनिशियल इंट्रोडक्शन। सर आपको आवाज़ आ रही है सबको मेरी? जी आ रही है। जी आयशा, आपने अटेंडेंस ले ली तो हम शुरू करें। जी सर आप स्टार्ट कीजिएगा। मैंने अटेंडेंस मार्क कर ली है। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, होपफुली आप सब ने पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल करवा लिया होगा अपने सिस्टम्स के अंदर। अगर नहीं भी करवाया तो आज के दिन में इंस्टॉल करवा लें। इसकी इंस्टॉलेशन कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको आईटी अलाउ करती है थ्रू वीपीएन एक्सेस या आपकी आईपी को एक्सेस करके, तो भी वो इजीली आपके घर बैठे हुए आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके कोई चार्जेस नहीं है पावर बीआई डेस्कटॉप के। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन हो जाए। मेरा नाम आबिद मकसूद है और मैं 8 साल से जोंग में जॉब कर रहा हूँ एज अ एनालिस्ट। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया है। मैंने स्टार्ट लिया था वर्कफोर्स मैनेजमेंट कॉल सेंटर से, उसके बाद मैं सिस्टम एंड प्रोसेस में मूव हुआ। सिस्टम एंड प्रोसेस से मैं नॉर्थ रीजन में मूव हो गया कमर्शियल में, और उसके बाद मैं सेंट्रल रीजन कमर्शियल मार्केटिंग टीम का पार्ट हो गई। एक्सेल पावर बीआई के साथ मेरी कैरियर का जितना भी पाथ है इन्हीं चीज़ों के साथ गुजरा है, एसक्यूएल, एक्सेल और फिर उसके बाद अभी पावर बीआई। बेसिकली पावर बीआई जो है ये एक मोस्ट एडवांस्ड शेप है ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन इस सेंस में कि ह्यूमन इंटरेक्शन
टोटली मिनिमाइज हो जाता है जब आप पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर डेवलपमेंट करते हैं या काम करते हैं। वो किस तरह से मिनिमाइज होता है? पावर बीआई के दो वर्जन है, एक पावर बीआई ऑनलाइन है और एक पावर बीआई डेस्कटॉप है। पावर बीआई डेस्कटॉप नॉर्मली डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं और उसके बाद हम जो भी रिपोर्ट डेवलप करते हैं वो पब्लिश कर देते हैं पावर बीआई ऑनलाइन पे। जब हम रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो वो रिपोर्ट एक्सेसिबल होती है हर उस यूजर के लिए जिसके पास राइट्स हों, अपने मोबाइल फोन पे, अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे वो रिपोर्ट को देख सकता है अपने राइट्स के मुताबिक। और ये रिपोर्ट डायरेक्टली कनेक्टेड होती है डेटाबेस के साथ, और जैसे जैसे आपका डेटाबेस अपडेट होता जाएगा रिपोर्ट्स भी रिफ्रेश होके आपको अपडेटेड मिलेगी। इसकी एक खूबसूरती ये भी है कि आप पावर बीआई डेस्कटॉप में एक रिपोर्ट डेवलप करें और उसको पब्लिश करने के बाद आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने एप्लीकेशन के ऊपर भी उसको विजुअलाइज करवा सकते हैं थ्रू कोड अमेंडिंग। अभी वन बाय वन अल्फाबेटिकली आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें मुझे, और प्लीज अगर किसी ने अभी तक अपना नाम चेंज नहीं किया इस जूम के अंदर, तो अपना नाम चेंज कर ले। जैसे मेरे पास अभी भी कोई Realme 5i के नाम से एक नाम आ रहा है। स्टार्ट करते हैं अब्दुल्ला सालिक साहब से। आपने अपना नाम बताना है, अपना डिपार्टमेंट बताना है। जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला सालिक नाम है मेरा और मैं कॉस्ट कंट्रोल एनओएमसी से लिंक करता हूँ, और यहाँ पे मेरा ज़्यादातर काम फ्यूल का एनालिस्ट है कि फ्यूल एनालिस्ट का काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है। थैंक यू जी। उसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेटिकली नाम आ रहा है एहसन मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम एहसन मुमताज़ है और मैं सीनियर ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ एनओएमसी डिपार्टमेंट में, और मेरा वर्क जो है रिलेटेड है एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग से। ग्रेट हो गया। उसके बाद ब्रीरा डार हैं। Assalamu alaikum everyone. I've been working at Zong for 4 years in transmission NOMC, and my work is related to reporting as well as the technical side of transmission. So I do both type of work. ग्रेट। हाशिर इसरार। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाशिर इसरार है। मैं पूरे नॉर्थ को एज ए फ्यूल एनालिस्ट देख रहा हूँ। मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में मतलब नॉर्थ के तीनों रीजन्स की फ्यूल एनालिसिस करना और उनके मतलब अलार्म्स, रेक्टिफिकेशन अगेंस्ट फ्यूल, ये सारे चेक करना, उसमें रिपोर्टिंग भी इंक्लूडेड है और फील्ड विजिट्स भी होती हैं मेरी। इसके बाद इब्रार साहब हैं। इब्रार मलिक ने मुझे आज सबसे पहले ज्वाइन किया था। My name is Ibrar Malik and working as an AM transmission planning and operations in North team. ग्रेट। उसके बाद इमरान। North engineering team. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान खान है और मैं नागपुर में एज ए एग्जीक्यूटिव फैसिलिटी मैनेजमेंट काम कर रहा हूँ। जी इब्रार। अच्छा, उसके बाद इमरान के बाद इरफान नज़ीर। जी अस्सलाम वालेकुम। My name is Irfan Nazir and I am working in PMO NOMC, and my mostly work is related to reporting and coordination between departments and regions. इरफान आप HQ में हैं या कि सेंट्रल रीजन में हैं? सर मैं HQ में हूँ और पहले मैं सेंट्रल रीजन में था और मैं ऑलरेडी आपकी 2 से 3 ट्रेनिंग अटेंड कर चुका हूँ। मैं बेसिकली मेरे जहन में यही आ रहा था कि इरफान नज़ीर ये वही है जो जिससे मेरी मुलाकात हो चुकी है। ज़बरदस्त हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। महविश तनवीर। Assalamu alaikum. I'm from West team and I'm looking into IN, SCP and implementation side. मोहम्मद अताउल हक। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ataul Haq, Executive Metro Configuration Management, NOMC डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ मैं। मोस्टली जो वर्क है वो टेक्निकल है, फाइबर ऑप्टिक से रिलेटेड, फाइबर सिस्टम से रिलेटेड। इसके बाद है मोहम्मद उसामा।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सामा आलूदी है और मैं पीएमओ नॉर्थ रीजन में हूँ। कंप्लेंट्स एनालिसिस मूवमेंट्स वगैरह। अच्छा सॉरी उसामा, आपकी आवाज़ जो है वो कट गई है। नजम साकिब, अब आ रही है? हेलो, अब आवाज़ आई है आपकी। शुड आई रिपीट? जी जी प्लीज। अच्छा, मैं मोहम्मद सामा आलूदी, आई एम वर्किंग एट पीएमओ नॉर्थ एज अ कंप्लेंट्स एनालिसिस्ट। ग्रेट, ओके। उसके बाद नज़र हुसैन। नज़र हुसैन था या नजम साहब? नज़र हुसैन, जी जी, नज़र हुसैन from South One, Karachi. Earlier I was cluster owner in field operation. Now currently my job is as in coordinator. थैंक यू जी नज़र साहब। उसके बाद नेक्स्ट हैं हमारे पास सैयद मोहम्मद हमजा। Assalamu alaikum everyone. I am Sayyid Mohammad Hamza and I am working in OSS NOMC department and my work is related to databases and reporting. थैंक यू। हमजा, आपसे भी आई थिंक मेरी कम्युनिकेशन होती है अक्सर साइट रिलेटेड जो। जी अक्सर कम्युनिकेशन। जी जी ठीक है। उसके बाद साइट टैगिंग और एस्केलेशंस। जी बिल्कुल। उसके बाद है उमैर हुसैन। जी अस्सलाम वालेकुम, उमैर हुसैन फ्रॉम NOMC NOC department. I am working as a shift lead NOC. उस्मान नजर। उस्मान नजर नहीं है। वकास अहमद बेग। सॉरी मेरा माइक म्यूट था। आई एम लुकिंग आफ्टर फॉल्ट मैनेजमेंट इन नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर NOMC. आप सेंट्रल में? हेलो जी जी आपकी आवाज। नो मैं इधर NOMC नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर NOC को मैं लीड कर रहा हूँ, फॉल्ट मैनेजमेंट की टीम को। थैंक यू सो मच। उसके बाद एक मेरे पास नाम आ रहा है Realme i5 के नाम से। अब मुझे नहीं पता इनका एक्चुअल नेम क्या है, इनकी अटेंडेंस भी शायद इस वजह से ना लग सके, तो प्लीज़ अपना यहाँ पे रीनेम करने से। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। इस इंट्रोडक्शन का जो पर्पस था वो ये था कि एक दफ़ा हम अटेंटिव हो जाएं कि इस ट्रेनिंग के लिए, जो ट्रेनिंग आज हम शुरू करने जा रहे हैं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस है मेरे। नंबर 1 ये कि कोई ऐसा बंदा जिसको बाय फोर्स इस ट्रेनिंग में भेजा गया हो, जो इंटरेस्टेड ना हो, तो प्लीज़ रेज योर हैंड। कोई इशू नहीं है, आप इस ट्रेनिंग को लीव करना चाहें आप लीव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि ये 8 आवर्स की ट्रेनिंग जो है ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी। अगर आपका काम डेटा के साथ है, डेटा एनालिटिक्स के साथ है और आप विजुअलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही मुफीद है। ऑल्दो कि माइक्रोसॉफ्ट इसके बारे में ये कहता है कि ऐसा बंदा जिसको विजुअलाइजेशन का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी पावर BI के ऊपर बहुत अच्छी रिपोर्ट्स बना सकता है, लेकिन फिर भी इसकी बेसिक्स को समझना और इसके अंदर जिस तरह से हम चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं या जिस तरह से डेटा के साथ हम प्ले करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो इसलिए हमने इसको 8 वर्किंग आवर्स के ऊपर इस ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया है। अगर किसी के पास पावर BI डेस्कटॉप इंस्टॉल नहीं है तो वो प्लीज़ इंस्टॉल करवा लें। आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको विदिन 1 to 2 डेज ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ज़हन से मिट जाएंगी, आपको याद नहीं रहेंगी। कोई ऐसा बंदा जिसने पहले डेस्कटॉप के ऊपर काम किया हुआ है? एनीवन? जी सर, इरफान नज़ीर। मैंने आपकी ट्रेनिंग भी अटेंड की थी, उसके बाद थोड़ा मैं काम करता रहा हूँ इसके ऊपर। मेरे ख्याल में इरफान वो हमारी पहली ट्रेनिंग थी पावर BI की। जी बिल्कुल सर। वो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन था पावर BI का प्लस SQL, ये 2 चीजें। बिल्कुल। ये जो ट्रेनिंग है ये प्योरली एक्सेल, पावर BI और जी ये प्योरली पावर BI के ऊपर ट्रेनिंग होगी।
डेटाबेसेस कनेक्टिविटी आपको डेफिनेटली सिखाऊंगा, लेकिन इसके अंदर एसक्यूएल को हम सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई के अंदर रहते हुए यूज करके देखेंगे किस तरह से यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे देता हूं आपको एप्लीकेशन का। जब स्क्रीन आपके पास डिस्प्ले हो जाए तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। जी स्क्रीन सबके पास डिस्प्ले हो गई है? अच्छा, अगर आप मुझसे जी बिल्कुल मेरे पास आ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास चैट का ऑप्शन आ रहा है, आप प्राइवेटली मैसेज भी कर सकते हैं और आप फॉर एवरीवन भी मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले अभी जवाद है, सॉरी टू इंटरप्ट, सिर्फ ये बता दें कि वो प्रॉम्प्ट दे रहा है ट्राई फ्री और साइन इन, उसमें हमने ट्राई फ्री वाला वर्जन में जाना। जी जी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ओके थैंक यू। इसका पावर बीआई डेस्कटॉप बेसिकली फ्री है, लेकिन पावर बीआई की एप्लीकेशन फ्री नहीं है, आपको परचेज करना पड़ता है। अगर आप ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं या आपने अपनी रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश करके लोगों को शो करानी है वर्क स्पेसिस के अंदर या वेबसाइट्स के ऊपर आपने डालनी है, तो फिर आपको परचेज करना पड़ता है। अभी आप ट्राई फ्री के ऊपर जाएंगे और इसकी ना एक और भी बेसिक नीड होती है कि आपका जो ईमेल आईडी है, जिस तरह जीमेल, याहू या आउटलुक वगैरह का जो ईमेल आईडी है, ये काम नहीं करता इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो पावर बीआई के ऊपर अगर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कंपनी का ईमेल आईडी होना चाहिए या स्टूडेंट ईमेल आईडी होना चाहिए, जिसका डोमेन याहू, जीमेल, आउटलुक या जो हमारे प्राइवेट डोमेन्स है इनमें से ना हो। ठीक है जी। अच्छा, ये इसकी वेलकम स्क्रीन है। मैंने ऑलरेडी इसको लॉगिन किया हुआ है, इसलिए आपको इसके ऊपर कुछ साइन अप का या ट्राई फ्री का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा होगा। इसके ऊपर इसके ट्यूटोरियल्स और वो सारी चीजें आपको डिस्प्ले हो रही हैं। मैं इसको क्रॉस करता हूं। अच्छा, इसमें आपको शायद यहाँ पे नजर भी आ रहा हो कि मैं ये सारी ट्रेनिंग जो है ये साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो ये ट्रेनिंग आपको चूंकि मैंने असाइनमेंट्स देनी है तो इसकी एक रिकॉर्डेड कॉपी आपको उसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। आप वहां से भी इस ट्रेनिंग को रिविजिट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले मैं इसके इंटरफेस का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जिस तरह से आप एक्सेल में आपने तकरीबन हर बंदे ने काम किया होगा, बहुत सारों ने पावर पॉइंट के अंदर भी काम किया होगा, जिस तरह से वहां पर टूल्स और रिबन टैब्स वगैरह हम यूज करते हैं, उसी तरह से टूल्स, रिबन और टैब यहाँ पे हैं। इसकी जो बैकग्राउंड मेथोडोलॉजी है, जो कैलकुलेशंस हैं, वो उस क्राइटेरिया के ऊपर बिल्ड की गई हैं जिसके ऊपर पावर पिवट काम करता है या जिसके ऊपर पावर क्यूरी काम करती है। उन चीजों को कंबाइन करके उसके ऊपर एक और लेयर ऐड कर दी गई है जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली जो पावर बीआई है ये आपको जो पावर पिवट है और पावर क्यूरी है उससे सेग्रीगेट करता है विजुअलाइजेशन की बेस के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं इसके 3 व्यूज हैं। नंबर 1 इसका पेज व्यू या रिपोर्ट व्यू है, जिस तरह से आपको भी नजर आ रहा है। इसमें एक ब्लैंक आपको पेज नजर आ रहा है, उसके राइट साइड पे कुछ फिल्टर, विजुअल्स, फील्ड, ये सारी चीजें नजर आ रही होंगी। उसके बाद अगर आप इसी के नीचे देखें, मैं अगर यहाँ पे मुझे पेंसिल मिल जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक व्यू जिसके बारे में बात कर रहा था वो ये वाला व्यू है। नेक्स्ट व्यू जिसमें हम टेबल देखते हैं या डेटा देखते हैं वो ये है, और एक डायग्राम व्यू है जिसको मॉडल व्यू भी कहते हैं, वो ये तीसरा व्यू है। तो ये 3 टोटल व्यूज हैं इसके अंदर जिसमें हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब मैं डेटा व्यू के ऊपर आता हूं या टेबल व्यू के ऊपर आता हूं, अभी चूंकि हमने कोई डेटा ऐड नहीं किया हुआ तो ये हमें ब्लैंक नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर डेटा ऐसे ही शो होता है जिस तरह से आम एक्सेल में टेबल शो होता है। उसी तरह से इसके हेडर्स होंगे, उसी तरह से एक एक डेटा फील्ड आपको नजर आएगी। नेक्स्ट जो चीज है वो है डायग्राम व्यू या मॉडल व्यू। मॉडल व्यू के अंदर अगर आपने एसक्यूएल के ऊपर काम किया हो या अगर आपने पावर पिवट पे काम किया हो तो वहां पर भी ये व्यू अवेलेबल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो मेटा डेटा है या टेबल के जो हेडर्स हैं वो नजर आते हैं। यहाँ पर आप बिल्ड करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर टेबल्स, वो आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। जी, किसी का क्वेश्चन है?
ओके। उसके बाद जो टॉप पे अगर आप देखें ब्लैक कलर में आपको एक बार नजर आ रही है, मैं जरा इसको भी हाईलाइट करूं, ये देखिए, ये टाइटल बार है। इसके लेफ्ट साइड पे क्विक एक्सेस के 3 टूल्स हैं, जैसे सेव है, अनडू और रीडू है। सेंटर में फाइल नेम आ रहा है या टाइटल आ रहा है, और राइट साइड पे मैं किस अकाउंट से लॉगिन हूं, उसके बाद मिनिमाइज है, रिस्टोर है, और एप्लीकेशन क्लोज का ऑप्शन है। उसके बाद इसके नीचे आ जाता है रिबन। अब रिबन के ऊपर डिफरेंट टूल्स हैं, हम वापस आते हैं अपने विजुअल्स में। अच्छा, इसके ऊपर ना बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर जो हम यूज करते हैं। इस रिबन में टैब हैं, टोटल हमारे पास 6 टैब हमें नजर आ रहे हैं। फाइल टैब पे मैं क्लिक करूं तो जिस तरह एक्सेल या पावर पॉइंट में आप देखते हैं कुछ टैब्स नजर आ रहे होते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी टैब्स हैं। एक्सक्यूज मी, ये लॉगिन हो गया था ऑनलाइन, ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा हमारे पास डेस्कटॉप पे आपने ऑनलाइन उसके ऊपर? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सिस्टम जो यूज कर रहे हैं ये आप पर्सनल यूज कर रहे हैं या कंपनी का है? कंपनी का है। फिर आप आईटी से कनेक्ट करें, क्योंकि इसके लिए पासवर्ड चाहिए होगा, वो आपके पास शायद ना हो। अगर पासवर्ड है तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएं या गूगल में जाके लिखें पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड, तो वो आपको लिंक की तरफ ले जाएगा। नहीं, वो लिंक एक आपने शेयर भी किया हुआ था स्काइप के ऊपर, बिल्कुल, वहां से आप इसको उसी से क्लिक करके लॉगिन हो गया है वो, पर अब वो उससे डाउनलोड ऐप में से कैसे इसको डाउनलोड करना है वो थोड़ा सा देखना था। इस पे मतलब डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन जरा शेयर कर लेता हूँ, एक नजर अगर आप देख लें सर। ये आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? एक मिनट सर, जी नजर आ रही है बिल्कुल। मैं अभी क्या लिख रहा हूँ? पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड। आपने ये क्लिक किया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे चले गए, यहाँ पे डाउनलोड्स में माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है, और ये देखें यहाँ पर इसकी सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है। तो आपको क्या चाहिए था? माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। लैंग्वेज डेफिनेटली वो इंग्लिश को खुद से चूज करेगा। आपका सिस्टम विंडोज है तो विंडोज के रिलेटेड जो भी उसके पास सेटअप पड़े हैं वो ले आएगा, और अगर ये एप्पल का सिस्टम है तो वो एप्पल के रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। मोस्टली ये चलेगा विंडो के ऊपर ही। अब आपके पास विंडो 2 तरह की सिस्टम है, 32 बिट है और 64 बिट है। 32 बिट है तो ये सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे आप, 64 बिट है तो फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। तो इसको आप चेक करके नेक्स्ट करें और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। सर इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, अगर ये जो विंडो पावर बीआई डेस्कटॉप है ये विंडो स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो उस केस में हमें वो पासवर्ड नहीं देना पड़ता, तो डायरेक्टली जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड यहाँ पे भी वन क्लिक पे इंस्टॉल हो जाता है वहां से। के लिए आपको पासवर्ड कहीं पे भी नहीं देना पड़ता। आपको जब पब्लिश करनी है रिपोर्ट तो उसके लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। आप विदाउट पासवर्ड इसको इंस्टॉल विंडो पे इंस्टॉल करने के लिए सर जो वो कह रहे थे। हाँ जी, विंडो में इंस्टॉल करने के लिए भी आपको पासवर्ड विंडो का पासवर्ड चाहिए होगा, जो आपके सिस्टम का पासवर्ड है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं ना, कब कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो सिस्टम आपसे एक पासवर्ड मांगता है एडमिनिस्ट्रेशन का। वो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड आईटी वाले के पास होता है। सर वो जब अगर विंडोज स्टोर से करेंगे ना तो एडमिन का पासवर्ड नहीं मांगता, वो डायरेक्टली इंस्टॉल कर देता है। चलें, ये भी गुड इन्फॉर्मेशन, आप ट्राई कीजिएगा और अपने जिसके पास इंस्टॉल नहीं है वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ। उसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास फाइल टैब था। फाइल टैब के अंदर अगर आप देखें तो ओपन रिपोर्ट है, न्यू और ओपन, इनका आपको आइडिया है। न्यू एक नई रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए, ओपन रिपोर्ट जो है वो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट को ओपन करने के लिए। उसके बाद सेव है, सेव एज है। सेव और सेव एज में फर्क ये होता है कि अगर हमारे पास रिपोर्ट ऑलरेडी सेव हो और उसको हमने नई जगह पे सेव करना है तो हम सेव एज का ऑप्शन यूज करते हैं। फिर गेट डेटा का ऑप्शन है। गेट डेटा आपने किस तरह से डेटा के साथ कनेक्ट करना है पावर बीआई को, वो डिफरेंट सोर्सेज हैं, हम आगे चल के उसको डिस्कस करते हैं। इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी लिमिटेशंस है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसमें आप कोई
फाइल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेल तकरीबन सब लोग यूज करते हैं, एक्सेल की फाइल आपने क्रिएट की और आप किसी ऐसे बंदे के साथ वो फाइल शेयर करते हैं जिसके सिस्टम के ऊपर एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, तो वो बंदा उसको यूज नहीं कर सकेगा। उसके लिए पहले तो उसको एक्सेल इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरह से पावर बीआई की जो फाइल है जिसको हम PBIX फाइल कहते हैं, ये वही बंदा इसको ओपन कर सकता है जिसके पास इस पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल है, या वो ऑनलाइन अगर एक्सेस कर रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए भी मोबाइल फोन के अंदर उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी जरूरी है, या डेस्कटॉप के ऊपर भी आपको वेबसाइट की एक्सेस होनी जरूरी है। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आपने इसकी रिपोर्ट स्टैटिक शेयर करनी है किसी के साथ, तो आप इसको PDF में एक्सपोर्ट करके भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑप्शंस एंड सेटिंग्स हैं और गेट स्टार्टेड है। गेट स्टार्टिंग वही स्टार्ट स्क्रीन दोबारा से आपके पास ले आता है जो हमने स्टार्ट में जिसको क्लोज किया था। उसके बाद नेक्स्ट होम टैब है। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड का आप सबको पहले से पता होगा, कट कॉपी पेस्ट है, फॉर्मेट प्रिंटर है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। यहाँ पर जो फॉर्मेट प्रिंटर है ये ग्राफ के ऊपर भी काम करता है। आप एक ग्राफ या एक विजुअल से के फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे विजुअल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डेटा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पार्ट है वो डेटा का पार्ट है। आपने डेटा कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप एक्सेल की फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, पावर बीआई डेटा सेट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, आप SQL सर्वर से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप मैनुअली डेटा एंटर करना चाहें पावर बीआई के अंदर जिस तरह से एक्सेल में एंटर करते थे, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं, सर आई कांट लिसन वॉइस। आमिर आप सिस्टम अपना एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लो। आई थिंक सबको इसकी आवाज़ आ रही है, और आज इस दफ़ा तो ट्रेनिंग देने के लिए मैं ऑफिस में आया हूँ। लास्ट टाइम नेटवर्क के इशू की वजह से मैं बहुत डरा हुआ था, तो आप इसको रीजॉइन कर लो प्लीज़। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें गेट डेटा में, तो हम एक्सेल से डेटा ले सकते हैं, पावर बीआई डेटा सेट्स हैं, डेटा फ्लो से एक्सेल डेटा ले सकते हैं। SQL सर्वर हम जो यूज करेंगे उसमें एक्सेल भी आएगा, SQL भी आएगा, टेक्स्ट और CSV फाइल भी आएगी। ये तीनों हम यूज करेंगे डेटा कनेक्टिविटी के लिए। और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपके पास क्लाउड की एक्सेस है, एज्योर क्लाउड से भी आप डेटा ले सकते हैं। इस वक्त सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये जा रही है पावर बीआई के लिए कि लोग क्लाउड के ऊपर, एज्योर के ऊपर अपना SQL डेटाबेस जो है वो उसकी स्पेस परचेज कर लेते हैं, डेटाबेस वहां पे डेवलप करते हैं और फुली ऑटोमेट कर देते हैं। आपके सिस्टम के ऊपर रिलायबिलिटी इस विजुअल्स की या रिपोर्ट्स की खत्म हो जाती है। इसके अलावा एक और बड़ी खूबसूरत चीज है कि अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स के अंदर डेटा पड़ा है, तो आप उसको एक फाइल में कंबाइन कर सकते हैं, पूरे का पूरा फोल्डर एम्बेड कर सकते हैं एक सिंगल फाइल के अंदर। जेसॉन, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, जेसॉन की फाइल भी उठा सकते हैं, XML उठा सकते हैं, और पीडीएफ फाइल बेसिकली वो उठाता है जो आपने पावर बीआई से एक्सपोर्ट की हो या जो एक्सेल से आपने एक्सपोर्ट की हो, जिसके अंदर डेटा टेबल्स की सूरत में मौजूद हो, तो वो भी ये इंपोर्ट कर लेता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली डेटा क्लीनिंग आ जाती है। इसके अंदर अगर आपने डेटा इंपोर्ट किया और उसका जो फर्स्ट रो है वो हेडर आने की बजाय कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से हेडर आ गए हैं, तो आप उसके हेडर्स जो है उनको चेंज कर सकते हैं। फिर कुछ विजुअल्स हैं। अच्छा, हम एक्सेल के अंदर ग्राफ या चार्ट कहते थे, यहाँ पर विजुअल्स कहते हैं, तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज है, वो आपने अपने ज़हन में बिठा लेनी है। टेक्स्ट बॉक्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये पब्लिश का ऑप्शन डिम इसलिए है कि हमने कोई चीज ऐड नहीं की, और जब तक ऐड नहीं करते तब तक हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते। इंसर्ट में आ जाएं, यहाँ पर आप पेज नया ऐड कर सकते हैं, विजुअल्स न्यू ऐड कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद मॉडलिंग है, तो मॉडलिंग भी हम जिस वक्त काम करेंगे डेटा के ऊपर, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा डेटा मॉडलिंग क्या चीज़ है, हम किस तरह से डेटा मॉडलिंग के ऊपर काम करते हैं। इस पावर बीआई के अंदर जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो डेक्स फंक्शन है। डेक्स हम पावर बीआई में भी यूज करते हैं, पावर पिवट में यूज करते हैं, पिवट टेबल्स हम लगाएं तो वहां पे यूज करते हैं टेबल्स में, या पावर क्यूरी में। यहाँ इन तमाम जगहों पे हम डेक्स फंक्शन यूज करते हैं। और उसके बाद व्यू आ जाता है, आप अपनी मर्जी की कलर स्कीम
आप कुछ हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, जैसे ये ग्रिड लाइंस हैं, ये आप लगा सकते हैं या हटा सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को लॉक कर सकते हैं, स्नैप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। फिल्टर्स आ रहे हैं, आप फिल्टर्स को यहाँ से हटा सकते हैं या लगा सकते हैं, बुक मार्क्स हैं, सिलेक्शन हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो फिल्टर्स हैं। फिल्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आप दो तरह के फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। एक फिल्टर है पेज लेवल फिल्टर और एक है रिपोर्ट लेवल फिल्टर। अब बेसिकली पेज क्या चीज़ है और रिपोर्ट क्या चीज़ है। एक्सेल में हम जो पूरी एक्सेल की फाइल होती है उसको वर्कबुक कहते हैं। पावर बीआई के अंदर उसे हम रिपोर्ट कहेंगे। इसी तरह एक्सेल के अंदर शीट होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड सो ऑन। पावर बीआई के अंदर पेजेस होते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज। तो एक रिपोर्ट के अंदर मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं और वो आप ऐड करना बहुत आसान है। एक तो ये प्लस का साइन आपको नजर आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करते जाएं, न्यू पेजेस ऐड होते जाएंगे। डिलीट करना है तो ये क्रॉस पे क्लिक करें, पेज आपका डिलीट हो जाएगा। इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं पेज को, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। हाइड के केस में ये रिपोर्ट से हाइड होगा, लेकिन आपको सामने नजर आता रहेगा, एंड यूजर को नजर नहीं आएगा जिसके साथ आप शेयर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो विजुअलाइजेशन है। हम इसके ग्राफ्स को तमाम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। ये प्लीज किसी का जो माइक है ये अनम्यूट है, इसको म्यूट कर दें। साथ साथ आवाजें आ रही हैं। उसामा, आई थिंक आपका माइक जो है वो म्यूट करना होगा। क्या नहीं, ओके। अच्छा, इसमें उसी तरह से जिस तरह से एक्सेल में थे, बार चार्ट भी है, कॉलम चार्ट भी है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट, स्टैक चार्ट। जो एडिशनल चीजें हैं इसके अंदर वो हैं, आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं ग्राफ मैप के ऊपर। अब वो मैप पॉइंट्स की शेप में भी हो सकता है और पॉलीगॉन की शेप में भी हो सकता है। हम ये दोनों करके देखेंगे कि हमने किसी एक पर्टिकुलर एरिया के इर्द गिर्द पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो हम किस तरह से करेंगे, या हमने किसी एक पिन पॉइंट के ऊपर कोई डेटा डिस्प्ले करवाना है तो किस तरह करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप आर लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज जानते हैं, ये भी डेटा एनालिटिक्स के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती हैं, तो वो लैंग्वेजेस और उनके विजुअल्स भी आप पावर बीआई के अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो विजुअल्स दिए हैं ये बहुत थोड़े हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है विजुअल्स की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। appsource.microsoft.com के ऊपर आपको बहुत सारे विजुअल्स मिलते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो कि टोटली फ्री हैं, कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो कि आप फ्री इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ फीचर्स के लिए आपको पे करना पड़ता है। और कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको कम्प्लीटली पे करना पड़ता है उनको उनके साथ काम करने के लिए। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो फील्ड्स है। जो भी डेटा हम इंपोर्ट करते हैं वो डेटा फील्ड्स के अंदर शो होता है। अच्छा, आज फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे के ऊपर मैं अभी जो काम आपको करके दिखाऊंगा उसकी मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी दूंगा। असाइनमेंट कुछ यूं है कि यहाँ पे आपने लिखना है कोविड-19। ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। असाइनमेंट सब लोगों ने मुझे कल तक सबमिट करनी है। कोविड-19 डेटा CSV डाउनलोड आप लिखेंगे यहाँ पर, और dataeuropia.eu ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपने चले जाना। कोविड-19 का इंटरनेशनल डेटा जो है वो उस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप किसी भी फॉर्मेट में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। CSV में कर लें, एक्सेल में कर लें, जेसॉन में, XML में, जो भी फॉर्मेट आपको बेहतर लगता है। तो मैं इसको डाउनलोड करूंगा CSV फॉर्मेट में, और ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर चला जाएगा। अच्छा, ये फाइल जो है बिल्कुल फ्लैट फाइल नजर आ रही है। इसको रीनेम करके ना इसके लास्ट पे .csv ऐड करें। अब इस फाइल को जब इंपोर्ट करना है, होम टैब पे जाएं, और यहाँ पे चूंकि हम CSV हमने डाउनलोड की है, तो गेट डेटा से आप टेक्स्ट CSV फाइल पिक कर लें।
download.csv और इसे ओपन कर लें। अब ये देखिए जो CSV फाइल का डेटा था वो हमारे पास इस तरह से शो हो गया। उसमें डेट है, डे, मंथ, ईयर, नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ डेथ, कंट्री है, जियो आईडी, कंट्री टेरिटरी कोड है, पॉप डेटा है, कॉन्टिनेंट और कमुलेटिव नंबर ऑफ 14 डेज ऑफ कोविड-19 केसेस। तो ये इसके कॉलम हेडर्स हैं, इसको आप लोड कर लें। अब फील्ड्स में अगर आप राइट साइड पे देखें तो डाउनलोड के नाम से हमारे पास एक टेबल शो हो गया है और उस टेबल के अंदर वही कॉलम शो हो रहे हैं जो कि हमने अभी CSV फाइल में देखे थे। यहाँ पर ना एक थोड़ा सा चैलेंज ये होता है कि आपके कॉलम की फॉर्मेशन वो नहीं रहती जो कि आपके रॉ डेटा फाइल के अंदर थी। यहाँ पर ये अल्फाबेटिकली इसको सॉर्ट कर देता है। जैसे सबसे पहले केस है और सबसे एंड पे ईयर है, तो उसने अल्फाबेटिकली ये सारे कॉलम्स जो है वो सॉर्ट कर दिए हैं। कुछ कॉलम ऐसे हैं जिनके साथ सम का एक आइकॉन डिस्प्ले हो गया। ये मैं आपको जरा इसको हाईलाइट कर दूं, ये देखिए ये सम आइकॉन जो है ये बेसिकली उन कॉलम्स को शो करता है जिनको आप समराइज कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप कैलकुलेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉलम है उनमें नंबर्स नहीं है, उनके ऊपर आप कैलकुलेशंस अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसी डेटा का दूसरा व्यू देखते हैं जो कि टेबुलर फॉर्म में है। ये देखें, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और फिल्टर्स के जरिए आप डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। तो डेटा डेट, डे, मंथ, वही सारे के सारे कॉलम्स और उनका कंप्लीट डेटा यहाँ पर डिस्प्ले होता है। और अगर मॉडल व्यू में जाएं तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मॉडल व्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉलम के हेडर्स जो है वो डिस्प्ले होते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसकी कंप्लीट डिटेल भी आपके पास आ जाती है। अच्छा, ये तो था डेटा हमने CSV से किस तरह से इंपोर्ट करना है। अब जरा विजुअल्स को वन बाय वन देख लेते हैं, उनको फॉर्मेट कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास विजुअल है या सबसे पहला जो ग्राफ है वो स्टेक बार चार्ट है। अब स्टेक बार चार्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो एक ग्राफ, एम्प्टी ग्राफ मेरे पास इस तरह से डिस्प्ले हो गया। इसके अंदर डेटा ऐड करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास टोटल 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ऑप्शन फील्ड्स का है, दूसरा फॉर्मेट का है और तीसरा एनालिटिक्स का। हम इन दो के ऊपर काम कर रहे होंगे, हम फॉर्मेट कर रहे होंगे और हम फील्ड्स में डेटा ऐड कर रहे होंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पिवट टेबल को यूज करके हम डेटा ऐड करते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड्स आ रही हैं? एक्सेस है, लेजेंड, वैल्यूज और टूल टिप। ये टोटल 4 फील्ड्स हैं। इनमें 2 जो हैं वो जरूरी हैं, उनमें एक वैल्यू है और दूसरी आप लेजेंड ऐड कर सकते हैं, एक्सेस ऐड कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं भी करते तो वैल्यू की बेस के ऊपर भी आपका जो ग्राफ है या जो आपका विजुअल है वो अपडेट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यूज में टोटल केसेस ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, जब मैंने ये केसेस इसमें ऐड किए तो एक बार बना, क्योंकि मैंने इसको ना तो एक्सेस बताए हैं और ना ही लेजेंड्स बताए। एक्सेस और लेजेंड में फर्क क्या है? अगर आप एक्सेस देंगे तो यही बार जो है ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप लेजेंड्स में देंगे तो रिपीट तब भी होंगी लेकिन उसका कलर सबके डिफरेंट हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ से अगर मैं कॉन्टिनेंट उठाऊं और उसको मैं लेजेंड्स में ऐड कर दूं, अब ये देखिए ये बार है और इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब चूंकि ये हमारा स्ट्रेक्ट बार चार्ट था तो ये इस तरह से हो गया। अब मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, मूव टू एक्सेस। ये देखिए, तो ये मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया। अब इसकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं।
लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके ऊपर आप क्या क्या काम यहाँ पे रहते हुए कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसका व्यू बड़ा करके देख सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर आपके पास स्पेस नहीं होती, इसलिए आप इसको बहुत छोटा रखते हैं। लेकिन जब अगर आपने इसका कंप्लीट व्यू करना हो तो आप इसको फोकस मोड में ले जा सकते हैं। अगर आप ये देखें तो फिल्टर के साथ ही फोकस मोड का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये फोकस मोड में आ जाएगा और ये ग्राफ, सिर्फ एक सिंगल ग्राफ आपको नजर आएगा पूरी इस पेज के ऊपर। बैक टू रिपोर्ट। इसके अलावा ये 3 जो डॉट्स लगे हैं इसमें काफी सारे ऑप्शन हैं, जैसे एक्सपोर्ट डेटा। अब जो डेटा मैंने यहाँ पर समराइज किया हुआ है उसको मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, और फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर एक्सपोर्ट कर। अब जिस तरह से यहाँ पे कॉन्टिनेंट नेम और उनके आगे नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, ये सिंपल टेबल जो है ये आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए, केसेस और कॉन्टिनेंट नेम। तो आप कोई भी विजुअल डेवलप करते हैं, डेटा को समराइज करते हैं, उसी डेटा को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब चूंकि मेरा ये विजुअल सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पर मेरे पास वो सारी जो फील्ड्स थी वो भी हाइड हो गई हैं। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, फील्ड्स मेरे पास वापस आ गई। अब नेक्स्ट है, इसको हमने फॉर्मेट कैसे करना है। अच्छा, एक तो एक्सपोर्ट था, दूसरा शो एज टेबल है। अगर आप शो एज टेबल करते हैं तो इसका टेबल भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिमूव कर सकते हैं आप स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब ये होता है कि अगर आप के पास मल्टीपल विजुअल्स हैं एक पेज के ऊपर और आप किसी एक को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप स्पॉटलाइट कर दें, वो हाईलाइट हो जाएगा। बाकी जितना भी आपके पेज के ऊपर चीजें थी वो सारी की सारी डिम हो जाएंगी। सॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और सॉर्ट किसकी बेस पे करना है ये भी आपके पास ऑप्शन है। कॉन्टिनेंट के ऊपर कर लें या आप नंबर ऑफ केसेस के ऊपर कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो फॉर्मेट है कि हमने इसको फॉर्मेट किस तरह से करना है। आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर डेटा लेबल ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड या इसमें से रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है जनरल का ऑप्शन। अब ये फॉर्मेट के अंदर अगर आप देखें तो काफी सारे हैं, जनरल है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस है, डेटा कलर्स हैं, डेटा लेबल्स हैं, प्लॉट एरिया, टाइटल, बैकग्राउंड, उसके बाद है लॉक एस्पेक्ट रेशियो है, बॉर्डर, शेडो, टूल टिप, विजुअल हेडर, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। शुरू करते हैं हम पहले जनरल से। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। पोजीशन क्या है जी, आपकी एक्स एक्सिस की पोजीशन क्या है, वाई की पोजीशन क्या है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, ये सारी चीजें आपको इस फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रही है। तो ये हम यहाँ से इसको चेंज नहीं कर रहे होंगे, हम मैनुअली ग्राफ को इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ इसके साथ काम कर रहे हैं। एक्स एक्सिस ऑन है, वाई एक्सिस ऑन है, ठीक है, ओके। इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डेटा कलर्स। अगर डेटा कलर के ऊपर आप क्लिक करें, ये देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है शो ऑल। अगर आप चाहते हैं कि मैनुअली हर एक बार को आप डिफरेंट कलर दें तो आप इसको ऑन कर दें। जब आप इसको ऑन करेंगे तो हर एक डेटा पॉइंट का एक अलग से कलर आपके पास शो होगा। आप 1 बाय 1 कलर्स जो है वो चूज कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आपने सिंगल कलर पे रखना है तो उसके लिए सिंपली यहां से आप कलर इसका सिलेक्ट कर लें। इन केस कलर अवेलेबल नहीं है जो आप ऐड करना चाह रहे हैं तो कस्टम कलर पे जाए, यहां से आप क्लिक के साथ भी कलर चूज कर सकते हैं, या नीचे अगर आप देखें तो हेक्साडेसिमल कोड लिखा हुआ है कलर का, जिसको HTML कोड भी कहते हैं और हेक्साडेसिमल कोड भी कहते हैं। तो ये कोड आप मैनुअली भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डेटा बार का कलर आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद डेटा लेबल्स हैं। डेटा लेबल्स हर ग्राफ की बेसिक नीड होती है, इसके बगैर आप नहीं समझ सकते उस ग्राफ को, तो हम डेटा लेबल्स में ऐड करेंगे। टाइटल हमने ऑन किया हुआ है, लेकिन अगर आप टाइटल देखें केसेस बाय कॉन्टिनेंट EXT लिखा हुआ है, एक तो ये सही तरह से रीडेबल नहीं है, दूसरा इसका साइज ठीक नहीं है और इसकी पोजीशन ठीक नहीं है। इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए टाइटल को ओपन करें, ये इसका टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं।
अब अगर यहाँ पर भी आप देखें तो ये टाइटल आपका जो है अपडेट हो गया है। अब इसको सेंटर में अलाइन करेंगे, अलाइन टू सेंटर, और इसका अगर कलर चेंज करना चाहें तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और साइज भी इसका आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट चेंज करना चाहें आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं बॉर्डर दें, ये आपके एक ग्राफ को दूसरे से सेपरेट करके दिखाता है। और उसके बाद एक और चीज भी है जो इसकी खूबसूरती के लिए हम यूज करते हैं, शेडोज। तो ये एक थोड़ा सा 3D टाइप व्यू जो है वो दे देता है। तो ये था स्टैक बार चार्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्टैक कॉलम चार्ट है। उसी तरह से ये भी है, सिर्फ इसकी जो डेटा बार्स की डायरेक्शन है वो वर्टिकल है। बार के केस में हॉरिजॉन्टल थी, कॉलम के केस में वर्टिकल। अगर तो आपको ये सेम फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और इस ग्राफ पे क्लिक कर दें। अब शेडो आपको नजर आ गया होगा कि शेडो क्रिएट हो चुका है। बाकी चीजें भी अगर आप देखें, लेट्स से मैं यहाँ पर वैल्यूज में केसेस ऐड करता हूँ और कॉन्टिनेंट को मैं एक्सेस में ऐड करता हूँ, तो बाकी चीजें जो है इसके जो फॉर्मेट के रिलेटेड थी वो सारी उसी तरह से अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ग्राफ है वो क्लस्टर्ड बार चार्ट। स्टैक और क्लस्टर में फर्क कोई बताएगा मुझे? स्टैक में और क्लस्टर बार चार्ट में क्या फर्क है? एनीवन? स्टैक जो है वो एक ही ग्राफ के ऊपर स्टैक्स बन जाती हैं हर डेटा की, और जो क्लस्टर है वो सेपरेट बार्स बनाता है। जबरदस्त। स्टैक जो है ये बेसिकली 100% के ऊपर हर चीज को जो है वो दिखाता है आपको, और अगर आप मल्टीपल डेटा पॉइंट्स में ऐड करते हैं तो वो उनको उनकी वेटेज के मुताबिक प्रोपोर्शन दे देता है उस एक बार या एक कॉलम के अंदर। और जो क्लस्टर्ड है ये आपको हर एक डेटा पॉइंट को सेपरेटली शो करता है। तो ये उसी तरह से ग्राफ है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है जो कि अभी आपको बता दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हम किस वक्त यूज करते हैं? जब हमें ट्रेंड्स शो करने हो, जब हम किसी चीज की ग्रोथ दिखाना चाह रहे हो, हम लाइन चार्ट यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वैल्यूज में ऐड करता हूँ केसेस और मंथ को ऐड कर देता हूँ एक्सेस में। तो ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से शो करता है। अब लाइन चार्ट की भी फॉर्मेशन उसी तरह से हम कर सकते हैं, फॉर्मेट जिस तरह से हमने कॉलम चार्ट को किया था। अगर तो आपको पुराना फॉर्मेट यूज करना है, इस फॉर्मेट को कॉपी करें, ग्राफ के ऊपर पेस्ट करें, तो वो फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें लाइन का कलर चेंज नहीं हुआ, उसकी रीजन क्या है? यहाँ पर हमने फिल कलर चेंज किया था, लाइन का कलर हमने चेंज नहीं किया। लाइन ग्राफ के केस में हमें डेटा कलर यहां से हमें डेटा कलर जो है वो चेंज करना। ये जो डेटा लेबल्स हैं ये हमारे पास मिलियन में शो हो रहे हैं। ये मिलियन में क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि हमने डेटा लेबल की जो कैलकुलेशन है इसको ऑटो रखा है, ये खुद से उसको यूनिट्स को जो है ना वो एक आप कह सकते हैं एक एस्टिमेट करता है कि मैंने किस कैलकुलेशन में जाके इनको शो करना है। मैंने इनको मिलियंस में करना है, थाउजेंड्स में करना है, बिलियन में या ट्रिलियन में। लेकिन अगर आप खुद से शो करना चाहें, जैसे मैं अगर चाहूँ कि मुझे पूरे नंबर्स शो हों, तो मैं यहाँ से इसको नॉन कर दूं तो ये कंप्लीट नंबर्स मेरे पास शो होंगे। और ऑटो करूंगा तो फिर वो खुद से इस चीज को जो है इसके ऊपर खुद से वर्किंग करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट भी लाइन चार्ट की तरह ही काम करता है। इसके अंदर भी एक्सेस हैं, लेजेंड है, वैल्यूज हैं, सेकेंडरी वैल्यूज हैं। आप दो वैल्यूज इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हम वैल्यूज में ऐड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल केसेस, और सेकेंडरी में हम ऐड कर लेते हैं दूसरा इसका पार्ट डेप्थ, और कॉन्टिनेंट को हम एक्सेस में ऐड कर लेते हैं।
थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दें। अब एक एक्सेस के ऊपर, प्राइमरी के ऊपर केसेस हैं, सेकेंडरी के ऊपर डेथ्स हैं। ग्राफ जो है वो एरिया ग्राफ, क्योंकि फील्ड होते हैं तो वो उसी तरह से उनको शो कर रहा है कि ये कहाँ पे सबसे ज्यादा, उससे कम किस कॉन्टिनेंट में, उससे कम, उससे कम और उससे कम। उसके बाद अच्छा, ये एक और भी है, स्टैक एरिया चार्ट भी है। वर्किंग ये भी उसी तरह से करता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क आएगा इसमें, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी थे। ओके, और इसमें आपके पास वैल्यू की एक ही फील्ड है जिसके अंदर आप वैल्यूज जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल वैल्यूज एक फील्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब एक नए पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट विजुअल्स को देखते हैं। उसके बाद हमारे पास लाइन एंड स्टेक कॉलम चार्ट है। ये आपकी असाइनमेंट का पार्ट है। ये मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद से मुझे ये 3 ग्राफ हैं, लाइन एंड स्टेक कॉलम चार्ट, और नेक्स्ट है लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, और तीसरा है रिबन चार्ट। ये 3 आपने क्रिएट करने हैं इसी डेटा के ऊपर। ये डेटा आपने डाउनलोड करना है और PBIX फाइल जो है वो मेरे साथ शेयर करनी है आपने, और ये शेयरिंग आप करेंगे कल दिन 12 बजे से पहले पहले। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वो वाटरफॉल है। वाटरफॉल के बारे में नॉलेज सबको होगा। कोई ऐसा बंदा जिसको वाटरफॉल के बारे में ना पता हो कि हम ग्राफ क्यों बनाते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं? एनीवन? मेरी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है कि यहाँ से यहाँ पे हम कैसे मूव हुए। मतलब एक एक्स अमाउंट थी और उसमें से माइनस कर करके हम वाई पे पहुंचे, तो वो एक मेरे ख्याल में एक फ्लो दिखाना होता है। जी, इसके अलावा कोई और? आप बिल्कुल आपने ठीक कहा है। वाटरफॉल के बारे में अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2020 के अंदर आपको रेवेन्यू का एक टारगेट मिला, आपने एक्स नंबर जो है ये रेवेन्यू का अचीव करना है। अब वो एक्स नंबर अचीव करने के लिए एक तो आपके पास ऑर्गेनिक ग्रोथ है जो कि ईयर ऑन ईयर आप देख रहे हैं, वो आएगी, इतनी आपको आएगी। कुछ आपको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। वो जो ऑर्गेनिक था वो एक पार्ट होगा टारगेट में अचीवमेंट का, जो बाकी का गैप रह जाता है वो आपने कहाँ कहाँ से अचीव करना है, उसको हम बिल्ड करके जो ईयर एंड की प्रोजेक्शन है उसकी एक आप कह सकते हैं एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हम किस तरह से इसको अचीव कर रहे होंगे। तो वाटरफॉल बेसिकली शो करता है कौन कौन से कंपोनेंट्स को आप यूज करेंगे अपना टारगेट अचीव करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास उस तरह का डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम नंबर ऑफ केसेस के ऊपर जाके इसको देखने की कोशिश करते हैं। और इसको हम कर लेते हैं कॉन्टिनेंट के ऊपर ही कैटेगरी। अब टोटल में से कितना कहाँ से आया वो सारे उसने क्लब किए और सम करके हमें वाटरफॉल में टोटल दिखा दिया। लेकिन इसका बेहतरीन यूजेज ये है कि जब आप एक प्रोग्रेशन शो करते हैं कि हम किस किस कंपोनेंट से क्या गेन कर रहे होंगे और उससे एंड रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, उसके लिए हम ये वाटरफॉल ग्राफ जो है यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास ग्राफ है वो फनल ग्राफ है। अगर मैं किसी चार्ट के ऊपर मैंने सिलेक्शन की हुई है और मैं किसी और चार्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो वो ऑटोमेटिकली वो जो विजुअल है वो कन्वर्ट हो जाएगा नई शेप के अंदर।
तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास नया विजुअल बन जाता है जो कि कुछ इस तरह से है। इसका हर विजुअल बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। कलर्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे मर्जी चूज करें आप कर सकते हैं। सिर्फ चैलेंज इसमें जो आता है वो ये है कि आपने इनको फॉर्मेट कैसे करना है और इसके जो फील्ड्स हैं उनको कैसे अपडेट करना है। अभी तक किसी को कोई ऐसा चैलेंज फील हुआ हो इन विजुअल्स को अपडेट करने में? आई थिंक ये एक्सेल से बहुत ज्यादा इजी है। एक्सेल के अंदर ग्राफ फिर भी थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत इजी है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास ग्राफ है वो स्कैटर चार्ट है। नॉर्मली मैंने आज तक कभी किसी डैशबोर्ड में या किसी रिपोर्ट में एक्सेल के अंदर तो यूज नहीं किया था। यहाँ पर आप लोग देख लें, अगर इसका कहीं पे यूज है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट का क्या काम है? पाई चार्ट भी आपको दिखाता है कि एक पर्टिकुलर जो आपकी वैल्यू है उसकी उसमें किस पोर्शन का की पार्टिसिपेशन कितने परसेंट है। तो पाई चार्ट और डोनट चार्ट ये एक ही तरह से वैल्यूज को शो करते हैं, लेकिन शेप में थोड़ा सा फर्क है। इसमें होल है और वो कंप्लीट एक फील्ड चार्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ट्री मैप है। ट्री मैप के अंदर अच्छा अब इससे पहले ना मैंने आपको कुछ चीजों को फॉर्मेट करना नहीं बताया, जैसे पाई चार्ट था, जैसे डोनट चार्ट है। उसकी रीजन ये थी कि उस बाय डिफॉल्ट उसमें तकरीबन हर चीज आ रही होती है और फॉर्मेट तकरीबन उसी तरह से होता है वो जिस तरह से आप पहले ग्राफ्स आप देख चुके हैं। जो ट्री मैप है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह से, जरा इसको फोकस मोड में ले जाएं। इसने भी हर एक डेटा पॉइंट को उसकी वेटेज के हिसाब से स्पेस देनी है। अब इसमें होता ये है कि डेटा लेबल्स आप अगर ऑन कर दें तो यहाँ पर डेटा लेबल्स भी शो हो जाते हैं और उन डेटा लेबल्स को आप पाई चार्ट के केस में या डोनट चार्ट के केस में आपने देखा होगा कि ये लेबल्स आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहे थे। यहाँ पर आपको ये एक दफा फिर से अप्लाई करने पड़े। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। जब आप एक कंप्लीट डैशबोर्ड डेवलप करेंगे उसमें इसको उसका पार्ट बनाएंगे तो ये होपफुली खूबसूरत लगेगा। मैं ये विजुअल्स बताने के बाद मैं आपको कुछ डैशबोर्ड दिखाऊंगा भी जो या रिपोर्ट्स जो कि इसके अंदर मैंने डेवलप की थी, उसके ऊपर भी एक ओवरव्यू कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो गेज का चार्ट। अब गेज चार्ट हम यूज करते हैं जिस तरह से अगर आप में से किसी ने मेरी एक्सेल एडवांस्ड एक्सेल की ट्रेनिंग ली हो या डैशबोर्ड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ली हो तो मैं उसमें एक ग्राफ सिखाता हूँ स्पीडोमीटर का। ये स्पीडोमीटर से मिलती जुलती चीज है गेज भी। इसका सिंपल पार्ट जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है और जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है ऐप सोर्स से। उसके बाद अच्छा इसको मैं अभी फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। ये मैं आपको ये तीन में स्किप किए मैंने, मैप, फील्ड मैप और गेज। ये मैं एंड पे आपको दिखाऊंगा क्योंकि उसके लिए जो हमें डेटा चाहिए वो इस टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कार्ड। कार्ड बेसिकली शो करता है एक सिंगल वैल्यू को अगर आप हाईलाइट करके शो करना चाहते हैं तो आप कार्ड यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कार्ड पे अगर क्लिक करूँ और इसमें सिर्फ आप अच्छा इसमें देखें सिर्फ एक ही फील्ड आ रही है, ऐड डेटा फील्ड है। आप उसमें कोई एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं और वो इस तरह से शो। अब इसको आप इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं। इसके ऊपर एक सेकंड दें जरा, ये बॉर्डर, शेडो, ये चीजें ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं डेटा लेबल्स में जाऊं तो यहाँ से आप इसका साइज जो है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने इस लेबल का कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और ठीक हो गया, इसके यूनिट्स वगैरह ये उठा के हम एज इट इज पीपीटी में पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से या नहीं? कंट्रोल सी कंट्रोल वी से इसमें ना आप पीडीएफ में ऐसे ले जा सकते हैं, कट करना पड़ेगा आपको स्निपर टूल से। पीपीटी बेसिकली जो है ना वो आपके जो एक्सेल के ग्राफ्स हैं उनको सपोर्ट करती है। उसके बाद इसका जो मतलब यहाँ पे जैसे आपने कार्ड बनाया, ये हाईलाइट करना इज मच इजियर देन मैं वहाँ पे पीपीटी में मैंने किसी चीज को हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ से करके उधर ले जाऊँ तो दैट्स व्हाई।
उसके लिए यही है कि आप यहाँ से स्निपिंग टूल ये यूज कर सकते हैं। डन हो गया, थैंक यू। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद ये तो सिंगल रो का कार्ड था, आप मल्टी रो कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके डेटा पॉइंट्स ज्यादा हैं तो आप मल्टी रो कार्ड लें, और मैं जरा ऐसे फॉर्मेट कर लेता हूँ, और उसमें आपने फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ केसेस ऐड किए या नंबर ऑफ डेथ्स ऐड की, सॉरी ये हमने फिर सिंगल ही कर लिया, और केसेस भी इसमें आ जाएंगे। तो इसमें आप जितनी चीजें ऐड करते जाएंगे वो उसी तरह से इसमें अरेंज होती जाएंगी। ये मल्टी रो कार्ड है, मैंने 2 चीजें ऐड की हैं, आप 2 से ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बस उस फील्ड में आपने चीजें ऐड करती जाएंगी। क्या इसमें वो पावर पिवट वाला, वो मैंने यूज इतना किया नहीं है पावर पिवट, लेकिन वो ऑप्शन है इसमें कि इसमें मैं डेटा सोर्स डंप कर दूं तो ये वाला डाटा अपडेट हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस ये अगस्त का है और सितंबर का अपडेट हो जाएगा इसमें, मैं उसी आपको कार्ड में। वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा किस तरह से करना है। ये उससे ज्यादा एडवांस चीज है। जो चीजें आप पावर पिवट में करते रहे हैं, या आपने सुनी हुई हैं या की हुई हैं या पावर क्यूरी के जरिए की हैं, वो सारे फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल है, कुछ एडिशनल चीजों के साथ। मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि आप इसके ऊपर ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऑटोमेशन का मकसद मतलब ये है कि अगर आपका डेटा सोर्स एसक्यूएल है, जहां पर ऑटोमेटिकली डेटा अपडेट हो रहा है आईटी कैन से, और आपने ये उसके साथ कनेक्ट कर दिया है, तो ये आपका जो विजुअल्स हैं ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे जो आपने इसमें क्रिएट कर दिए टेबल्स के ऊपर, और वो हम करके देखेंगे भी। उसके बाद केपीआई है। अच्छा, केपीआई को भी फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसमें इसके रेलेवेंट डेटा भी हम एक दफा नॉर्मल ग्राफ सारे देख लें, उसको इंपोर्ट करके फिर उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज है स्लाइसर। ये फिल्टर्स के सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइसर्स के साथ हम किस तरह से काम करते हैं, इनको किस तरह से अप्लाई करते हैं, हम कैसे अपने एक रिपोर्ट के अंदर लिस्ट बॉक्स या ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं उसको डेटा को समराइज करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए। उसके बाद टेबल है या मैट्रिक्स है, तो ये तो सिंपल आपका जो नॉर्मली जिस तरह से टेबल आप क्रिएट करते हैं उसी तरह से एक टेबल बन जाएगा यहाँ पे। और लैंग्वेज, किसी ने आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ी है या कोई जानता हो इस ट्रेनिंग में आर के हवाले से, किसी ने काम किया हो या सुन रखा हो? आर भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली आर डेटा एनालिटिक्स के लिए एक एडवांस्ड लैंग्वेज है, बिग डेटा पे काम करने के लिए, डेटा को समराइज करने के लिए। इसी तरह पाइथन जो है, पाइथन आर जो है इसके ये सिर्फ और सिर्फ काम करती है डेटा एनालिटिक्स के ऊपर। पाइथन जो है ये मल्टीपल चीजों के ऊपर काम करती है। जैसे आप इससे वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, आप गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। उसका एक पोर्शन है डेटा एनालिटिक्स का, जिसमें हम पैंडास लाइब्रेरी और पाइचार्म की लाइब्रेरी यूज करते हैं, उनको यूज कर सकते हैं आप पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। ये दोनों चीजें जो है आपकी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये अलग से ट्रेनिंग है, और ये मिनिमम 2 to 3 वीक की ट्रेनिंग एक बनती है अगर आपके पास प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड हो तो। की इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसके बाद डिकम्पोजिशन ट्री है, क्वेश्चन एंड आंसर है। ये बहुत मजे की चीज है क्वेश्चन एंड आंसर। अब ये देखिए, मैं इसको जरा अगर ऐड करूँ ना यहाँ पे, और इसको मैं जरा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आपने सिर्फ डेटा ऐड किया था, आपने सिर्फ डेटा ऐड किया था, इसको आपने कुछ नहीं बताया कि क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर क्या क्या चीजें मुझे चाहिए हो सकती हैं। लेकिन उसने जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके क्वेश्चन आपको बना दिए। जैसे टोटल केसेस है, टोटल डेथ्स है, एवरेज डे है, मैक्सिमम केस है। तो हर एक कॉलम को उसने किसी ना किसी तरह से समराइज कर लिया। जैसे मैं टोटल केसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसने मुझे सर्च करके कैलकुलेट करके बता दिया टोटल केसेस कितने हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसे डिलीट करूं और मैं एवरेज डेज करूं, डेज की एवरेज ये बनती है,
तो ये बेसिकली FAQs जो है ये आपकी रिपोर्ट के अंदर एक वैल्यू एडिशन है। अच्छा, मैं ना, आप इरफान नज़ीर इसको बड़ी अच्छी तरह से जानता है, इंजीनियरिंग में सऊद साहब हैं आप में से, क्योंकि इंजीनियरिंग के ज़्यादा लोग हैं तो उनको जानते होंगे। सऊद जब सेंट्रल में थे और इनकी जो भी मीटिंग होती थी, उस मीटिंग के अंदर ये अपना सारे का सारा डेटा पावर BI डेस्कटॉप के अंदर लोड करके लेके आते थे। विजुअल्स इन्होंने किया होता था और वहीं से समराइज कर करके एक एक चीज ये दिखा रहे होते थे। और मतलब बहुत इजी हो जाता है आपको किसी भी मीटिंग के अंदर अपनी रिपोर्ट्स को, अपने डेटा को इजीली प्रेजेंट करना। इसके विजुअल्स भी खूबसूरत हैं और इसकी डेटा हैंडलिंग भी बहुत आसान है। सर अभी भी वो हेडक्वार्टर में है और अभी मीटिंग्स में उसी तरह प्रेजेंट करते हैं? उसी तरह करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये एक जबरदस्त उनकी प्रैक्टिस है और इसका उनको फायदा भी बहुत ज्यादा होता है कि उनको बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। होपफुली अब तो उन्होंने SQL के साथ कनेक्ट किया होगा अपना सारा डेटा और वहीं से वो सब कुछ पिक कर रहे होते हैं या कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद अच्छा कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको उन विजुअल्स की जरूरत पड़ती है और आपने वो कहीं पे डाउनलोड करके रखे हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं किए और आप डायरेक्टली इंटरनेट से या ऐप सोर्स से उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप गेट मोर विजुअल्स पे क्लिक करके वो विजुअल्स इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा जब उसका टाइम आता है, जब उस सेशन में हम जाते हैं। अब कुछ चीजें आपका क्वेश्चन है सर इधर। जी, आप सुन सकते हैं हाफिज साहब? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। जी, अच्छा, अभी जिस तरह आप सऊद साहब का जिक्र कर रहे हैं, चूंकि वो सारा डाटा प्रेजेंट ही इस पे कर रहे होंगे। नॉर्मली हमारा काम ज़्यादातर होता है प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, और आप पहले कह रहे हैं कि ये सपोर्ट नहीं करता। लाइक इसमें जस्ट हमें जितनी भी स्टैटिक शेप्स हैं या आउटकम्स हैं उनको हम पेस्ट कर सकते हैं। डायनामिकली कोई चीज़ एम्बेड नहीं हो सकती पीपीटी में। एम आई राइट? जैसे आप पीपीटी के अंदर रहते हुए ग्राफ इंसर्ट करके उसमें डेटा पेस्ट कर देते हैं, उस तरह का ऑप्शन नहीं कर सकते। जी, उसमें ये होता है कि अगर आप इंसर्ट, अच्छा, ये कर सकते हैं कि आप इसको PDF में एक्सपोर्ट करके आप दिखा सकते हैं अगर किसी को इस तरह से दिखाना चाहिए। सही, लेकिन वो डायनामिक तो नहीं होगा ना सर? नहीं, वो डायनामिक नहीं होता, वो स्टैटिक पेज बन जाता है। राइट, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारे दो विजुअल्स हैं, एक मैप है और एक फील्ड मैप है। मुझे जरा देख लेने दें कि मेरे पास मैंने डेटा डाउनलोड तो किया था इस चीज के ऊपर। अगर वो डेटा अवेलेबल है तो हम उसके ऊपर भी एक मैप क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, नहीं, वो मेरे से डिलीट हो गया। अब हम सर्च करते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन। कोई वेबसाइट हमें सिटी वाइज या कंट्री वाइज दिखा सकती है पॉपुलेशन बाय कंट्री? कुछ टॉप के हम जो हेडर्स हैं वो कॉपी कर लेते हैं और उसको एक्सेल में ले जाते हैं। ये हमारी नीड नहीं था और ये भी नहीं। इस फाइल को आप सेव कर लें, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। अब पावर BI में फाइल इंपोर्ट करें। CSV के केस में उसने हमें ऑप्शन नहीं दिया था कि आप कौन सी शीट को चूज करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्सेल के केस में वो ये हमें ऑप्शन दे रहा है। रीजन ये है कि
एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके पास ये ऑप्शन आता है। अच्छा जी, हमारे पास शीट आ गई, शीट 1 हमने सेलेक्ट की और उसके बाद डेटा लोड कर लिया। जब ये डेटा हम लोड करते हैं क्योंकि हमने जो शीट सेलेक्ट की थी शीट 1 के नाम से थी, वो इस तरह से डिस्प्ले होगा। जो कंट्री का डेटा है ये हम पॉलीगॉन की सूरत में शो करवा सकते हैं, सिटीज का करवा सकते हैं अगर सिटी के साथ हमारे पास कंप्लीट उसका एड्रेस हो, जैसे सिटी के बाद स्टेट या प्रोविंस आता है। अच्छा, कंट्री जब मैं ऐड करता हूं, जरा इसको मैं फोकस मोड में ले जाऊं, तो यहां पर देखें कि जिन कंट्रीज का डेटा हमने पिक किया था उनके इर्द गिर्द पॉलीगॉन्स ड्रॉ कर दिए इसने। तो मैं पॉपुलेशन उठा के लेजेंड में अगर फेंक दूं तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन वाइज उसने इसके जो कलर्स हैं वो एडजस्ट कर दें। इस तरह से हम जो डेटा है उसके पॉलीगॉन्स ड्रॉ कर सकते हैं, उसको मैप के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं पावर बीआई के अंदर। एक तो तरीका था कि हमने पॉलीगॉन्स के केस में कैसे एक फील्ड शेप की सूरत में ग्राफ को शो कराना है। दूसरा तरीका है कि अगर हमारे पास डेटा लैट लॉन्ग की केस में अवेलेबल है तो उसमें हम किस तरह से पिन पॉइंट्स के ऊपर शो करा सकते हैं। मेरे पास एक फाइल पड़ी है साइट टैगिंग अगस्त, सॉरी, एक ऐसे डेटा को सिलेक्ट करते हैं जिसकी जरा नंबर ऑफ फील्ड्स कम हो। ये शीट 1/2 के नाम से मेरे पास एक डेटा आ गया। इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सर्च करूंगा। अगर आपको मुश्किल आए इस यहाँ से ढूंढने में तो आप लिख भी सकते हैं। अब ये लैट है, पहले मैप ऐड कर लें, उसमें लैटिट्यूड में लैट फेंक दें और लॉन्गिट्यूड में लॉन्ग ऐड कर दें। फोकस मोड में जाके देखते हैं जिस लैट और लॉन्ग के रेलेवेंट डेटा था वहां पर एक पिन पॉइंट इसने ऐड कर दिया है। अगर आप लोगों ने गूगल मैप के ऊपर या गूगल अर्थ के ऊपर काम किया हो तो वहां पर भी इसी तरह से हम पिन पॉइंट जो है वो शो करा सकते हैं। उसके बाद इसको हमने अगर कलर चेंज करने हैं, मेरे पास एक कैटेगरी के नाम से फील्ड आ रही है फ्रेंचाइज कैट के नाम से, उसको मैं लेजेंड में ऐड कर देता हूं। अब ये देखिए मेरे पास दो कलर के पॉइंट्स हो गए, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू। ये दो ही क्यों है, क्योंकि फ्रेंचाइज कैटेगरी मेरे पास दो तरह की है, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। बी कैटेगरी को उसने लाइट ब्लू में शो किया है और डार्क ब्लू में है
सी कैटेगरी। आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको बताया था। फॉर्मेट में जाएं, डेटा कलर्स में जाके यहाँ से आप लेट्स से बी को ब्लू और सी को रेड कर दें। तो इस तरह से आप इससे हीट मैप जो है वो आप तैयार कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशंस के लिए, या आपने अगर इसी डेटाबेस के ऊपर दिखाना है तो उसके लिए भी दिखा सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आज वॉइस का या कनेक्टिविटी का इशू कितने लोगों को पेश आया है? मुझे भी एचआर से कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कनेक्टिविटी का इशू है या कि वॉइस का इशू आ रहा है। एक मेरी टीम में लड़का है, एक वो कह रहा है, अब्दुल्ला जो शुरू में आया था, और एक जी और भी। बिल्कुल, मैं हाँ, अभी अवेलेबल हूँ। ये मुझे मसला आया था मेरा, अब जाके कनेक्ट हुआ है और मैं पिछला सारा मिस कर गया हूँ और कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी। कनेक्टिविटी हो के फिर डिस्कनेक्ट हो रहा था। एक अली है, अब अली जाके resolve इजाज, उनका मैसेज आया हुआ है व्हाट्सएप पे कि उनका भी ये इशू है। ओके, अच्छा, इसका एक काम करते हैं, आज की ट्रेनिंग को मैं आपको ना इसकी रिकॉर्डेड वर्जन भी दे दूंगा, जिससे ये सारी चीज़ें आप इजीली समझ भी जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन है। और सेकेंडली मैं आयशा से बात कर लेता हूँ। हम ट्रेनिंग का जो रिमेनिंग पार्ट है ना, आई थिंक ये नेटवर्क का इशू शायद कहीं नेटवर्क लॉक या इस तरह के इश्यूज की वजह से ना आ रहा हो, तो उसको हम आगे करवा लें इसको मुहर्रम के बाद बाकी दिन जो है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए वो सब इससे बेहतर तरीके से कुछ ना कुछ सीख के जाएं, रादर देन के बाद में वो सर जी। इसमें है कि अभी नेटवर्क इश्यूज भी आ रहे हैं ड्यू टू मानसून, और उसकी वजह से भी ना नेटवर्क कनेक्टिविटी आई थिंक नॉट इन स्टेबल मोड। तो ये आई थिंक इसको आफ्टर मुहर्रम अगर ये होगा तो ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस वीक। ठीक होगा, गुड है। या फिर ऑफिस में करवा लें अगर कोई मतलब आउट ऑफ सिटी नहीं है तो। मैं वैसे ऑफिस में बैठा हुआ हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मेरे घर के जो नेटवर्क है ना वहाँ पे क्लियर इशू है। तो लास्ट जो मैंने ट्रेनिंग करवाई थी उसमें बड़ी ख्वारी हुई थी। ख्वारी इस तरह से हुई थी कि हर थोड़ी देर के बाद मेरा जो जूम है या लिंक के ऊपर एक दिन लगाया था हमने, वो डिस्कनेक्ट हो जाता था, रिकनेक्टिंग पे चला जाता था, वॉइस डिस्टॉर्शन या आवाज़ आना बंद हो जाती थी। तो वो बड़े इशू रहे थे, इसलिए मैं आज ऑफिस ही आ गया था कि मैं सुकून से बैठ के यहाँ पे जो है ना वो ट्रेनिंग करवा सकूँ। तो मेरे ख्याल में आगे करवा लें, बिकॉज ये ऐसी चीज है जो यूजेबल है एवरी डेली यूज में। आई थिंक प्रैक्टिकलिटी ज्यादा है इस ट्रेनिंग की रादर देन पावर पिवट्स वगैरह, वो शायद थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो यूज करे ना करे। ये एटलीस्ट विजुअलाइजेशन ऐसी चीज है जो डेली यूज में और समहाउ आती ही आती। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ना एक लिंक शेयर कर देता हूँ इसी ग्रुप के अंदर। ये एक YouTube चैनल का लिंक है, इसके ऊपर आपको ये आज के दिन का जितना सेशन है ये सारा सेशन भी मिल जाएगा, प्लस इसी चैनल के ऊपर डे ऑन डे इस ट्रेनिंग के फर्दर जो आप कह सकते हैं कि अपडेट्स हैं वो भी मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। जो वीडियो है आज की, इसकी एक्सेस के लिए आपको मुझे अपना कोई जीमेल आईडी जिससे आपने अपना सिस्टम जो है वो लॉगिन किया हुआ है वो देना होगा, ताकि मैं आप ये कंपनी का डेटा भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत यूज हुआ है तो मैं इसको पब्लिक नहीं कर सकता, मैं प्राइवेट में आपको उसकी एक्सेस दे दूंगा, आप उसको वीडियोस को देख लीजिए। अच्छा जी, वो आपको मेल कर देते हैं जीमेल वाले जो इंडिविजुअल। बिल्कुल ठीक है, मुझे ईमेल कर दीजिए। अच्छा, इस तरह से हम ये ग्राफ जो है ये इसमें पिन पॉइंट के साथ भी ऐड कर सकते हैं, और फील्ड मैप या पॉलीगॉन जो है ये भी हम इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक लास्ट विजुअल जो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा वो गेज का विजुअल है। गेज में हम सिंपल गेज को भी लेंगे और इसी गेज में हम स्पीडोमीटर की गेज को भी बनाएंगे। अब जो सिंपल गेज है ये बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो इसका डेटा हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, अब ये मैं सिंपल टेबल ऐड कर रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू की, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू की, फिर एक्चुअल वैल्यू है और टारगेट वैल्यू है। तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 100
एक्चुअल हम सपोज करते हैं कि 89 है और टारगेट हमारा जो है वो 95 है। तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया और ये टेबल यहाँ पर ये जी हमारे पास टेबल आ गया, एक्चुअल, मिनिमम, मैक्सिमम और टारगेट। और गेज का जो विजुअल है ये हम ऐड कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखें वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, टारगेट वैल्यू और टूल टिप, ये इसके फील्ड्स हैं जो हमने ऐड करनी है। मैंने इसको नेम उसी तरह से किया था, मिनिमम में आप मिनिमम ऐड कर दें और मैक्सिमम में मैक्सिमम ऐड कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली एक आपके पास डोनट चार्ट हाफ कट के ऊपर मिल जाएगा। फिर एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू वो है जो कि अब तक हमने अचीव की है, ओके 89 थी। और टारगेट वैल्यू को अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि आपके टारगेट को शो करेगी। टारगेट से आपको गैप नजर आ जाएगा। ये इजी है और ये ऑलरेडी अवेलेबल है आपके विजुअलाइजेशन के अंदर। अब दूसरा स्पीडोमीटर जो है वो प्रॉपर नीडल के साथ है और उसमें डिफरेंट कलर के साथ आप उसकी गेज को डिजाइन कर सकते हैं। वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिलेगा, एक सेकंड, आपने यहां से ऐप सोर्स पे जाना है, appsource.microsoft.com। जिस तरह गूगल के लिए आप ऐप स्टोर पे जाते थे, यहाँ पर आपने ऐप सोर्स पे जाना है। उसके बाद पावर बीआई एप्स हैं। अच्छा, यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपने विजुअलाइजेशन की चीजें चाहिए तो आप विजुअल सर्च कर सकते हैं। पावर बीआई विजुअल्स, ये विजुअल्स डाउनलोड करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। उसके बाद अब अगर आप देखें प्रोडक्ट्स के अंदर काफी सारी चीजें हैं, उसमें पावर बीआई विजुअल्स का भी एक ऑप्शन आ रहा है। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो कैटेगरीज आपके पास आ जाती हैं। अब कैटेगरीज को एक्सप्लोर करें, देखें बड़े प्यारे प्यारे विजुअल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको डाउनलोड कर लें। फिलहाल मैं गेज के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से गेज डाउनलोड करूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है विजुअल अपने पास। मैं आपको दिखा देता हूँ। वो टेकोमीटर है और वो कुछ आई थिंक ये वाला है, हाँ ये वाला। तो ये इस तरह से एक मैंने गेज जो है ये डाउनलोड करके अपने पास रखी हुई है, उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। अच्छा, डाउनलोडिंग के लिए जब आप इसके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, गेट इट नाउ, तो ये आपसे वो ईमेल आईडी मांगेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है वर्क और स्कूल अकाउंट। तो आप अपना जीमेल, आउटलुक या याहू वगैरह का ईमेल आईडी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। आपको अपना ऑफिशियल या किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपके पास यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी है तो वो देना पड़ेगा। यही है पावर बीआई का अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अच्छा जी, अब डाउनलोड करने के बाद ये देखें विजुअल्स के लास्ट के ऊपर ना ये 3 डॉट्स पड़े हुए हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूं, इंपोर्ट अ विजुअल फ्रॉम अ फाइल। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं और मेरे पास यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पावर बीआई विजुअल्स पड़े हैं। अब ये काफी सारे विजुअल्स मैंने डाउनलोड किए थे, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि ऐप सोर्स से हटा दिए गए हैं, कुछ अभी भी अवेलेबल है। टेकोमीटर पे जाऊंगा, इसको ओपन करूंगा, इंपोर्ट कस्टम विजुअल्स, विजुअल वाज सक्सेसफुली इंपोर्टेड, और ये नीचे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये मैंने इंपोर्ट किया हुआ विजुअल। इस पे क्लिक करें और अच्छा सॉरी, मैंने उसी के ऊपर इसको ड्रॉ कर दिया। विजुअल पे आपने क्लिक किया, इस तरह से आपके पास विजुअल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। इसको जरा हम फोकस व्यू में ले आते हैं। इसके लिए जो हमें डेटा चाहिए वो डेटा कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले तो हमने बताना है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है।
उसके बाद हम मैक्सिमम वैल्यू बताएंगे, उसके बाद एक्चुअल वैल्यू बताएंगे। ये चीजें हम पहले भी देख चुके हैं। फिर हमारा जो रेड कलर है वो एंड कहाँ तक होगा, रेड कलर का एंड आ जाएगा, फिर येलो का एंड आ जाएगा, और ग्रीन डेफिनेटली उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो मिनिमम हमने 0 ले ली, मैक्सिमम 100 है, एक्चुअल वैल्यू हमने 89 कही थी। रेड हम स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं 50% तक जो है वो रेड होगा, और येलो जो है ये 85 50 से लेके 85 तक येलो होगा, उसके बाद ग्रीन हो जाएगा। तो ये तो आप बता रहे हैं, तो अगर मैं खुद से एक्सप्लोर करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, तो उस वक्त मुझे कैसे पता चलेगा मैंने कौन कौन सी फील्ड्स फिल करनी है? अच्छा, जिस वक्त आप इस पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास ये देखें यहाँ पे ये सारी की सारी फील्ड्स आ रही होती है। ओके, ठीक है। अभी वैल्यू आ गई, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू, उसके बाद टारगेट वैल्यू क्या है, रेंज टू स्टार्ट। रेंज टू क्या चीज है ये मैं आपको बता देता हूँ, अभी रेंज 3 में मैं बता देता हूँ क्या चीज है, और डिस्प्ले फिल्टर्स वगैरह ये सारी चीजें। सबसे पहले वैल्यू, वैल्यू वो है जो कि आपकी एक्चुअल अचीवमेंट है, तो हम एक्चुअल को वैल्यू में ऐड कर देंगे। अब ये 89 के ऊपर वैल्यू के अगेंस्ट इसने एक नीडल बना दिया यहाँ पे। फिर स्टार्ट वैल्यू जो है वो हमारी 0 है, हमने 0 से स्टार्ट लिया, और एंड वैल्यू जो है वो हमने मैक्सिमम जो नंबर था 100 वो ऐड कर दिया। अब देखें नीडल पहले ये सेंटर में आ रही थी, ये 180 डिग्री इसको के ऊपर इसको कैलकुलेट कर रही थी। जब हमने मैक्सिमम 100 किया तो ऑटोमेटिकली नीडल जो है अपनी पोजीशन पे आ गई। उसके बाद आ जाती है टारगेट वैल्यू, इसको फिलहाल मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। रेंज टू स्टार्ट वैल्यू, रेंज टू स्टार्ट वो होगा जहां पे रेंज 1 एंड हो रही होगी। तो जहां पे हमारा रेड खत्म हो गया, अभी इस कलर को हम बाद में चेंज करेंगे, अभी सिर्फ आप इसके ऊपर फोकस कीजिएगा कि 0 से लेके 50 तक हमने कहा था कि हम इसको रेड रखेंगे। तो हमने रेड का जो ऑप्शन है वो रेंज टू स्टार्ट में ऐड किया, और रेंज 3 स्टार्ट हो रही है जहां पर 85% से। अब कलर जो हम जिस तरह से लगाना चाह रहे थे ये उसके अपोजिट हो गए हैं, हम इन कलर्स को मैनुअली चेंज कर लेंगे। वो चेंज कैसे करेंगे, हम फॉर्मेट पे क्लिक करें, और यहाँ पर आप देखें कि आपके पास तीनों रेंज आ गई है, रेंज 1, रेंज 2 और रेंज 3। इसके अलावा आपके पास इंडिकेटर्स हैं, नीडल्स हैं, वो सारी चीजें। सबसे पहले आते हैं जी रेंज 1 के ऊपर। ओके, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमने इसके कलर्स अपडेट करने हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। रेंज 1 का कलर हम कर लेते हैं लेट्स से रेड। और अच्छा, इसमें ना आप इसकी थिकनेस वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। आप 0 करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जितना रेंज थी उसमें आ जाएगा, और थिकनेस अगर आप इसकी करते हैं तो ये एक लाइन उस तरह से बन जाएगी उस थिकनेस के हिसाब से। अगर आप कोई भी चीज ऐसी कर लेते हैं जिसको आप रिवर्ट करना चाहते हैं, और आपको फॉर एग्जांपल कलर था और कलर को भूल गए हैं, तो आप रिवर्ट टू डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड रेंज है, सेकंड रेंज हम एज इट इज रहने देंगे, ये येलो थी, और थर्ड रेंज को हम कर देंगे ग्रीन। बैक टू रिपोर्ट, और ये हमारी रिपोर्ट उसी तरह से ये ग्राफ बन गया। अब इसमें ना एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि हमने जितने भी डेटा फील्ड्स ऐड की थी वो सारी की सारी फील्ड इसके टाइटल के अंदर हमें शो हो रही हैं, तो ये हमें मैनुअली चेंज करनी पड़ेंगी। फॉर्मेट में जाएं, और यहाँ पर आपके पास टाइटल आ रहा है, टाइटल के अंदर ये सारी चीजें थी, तो हम इसको कह देते हैं स्पीड ऑफ, और अलाइन इसको सेंटर करके थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर। अच्छा, अब हमारे पास काफी दिन भी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट तकरीबन 1 वीक का आई थिंक ये गैप HR डाल देगा। अगर तो ट्यूसडे वेडनेसडे को आ गया तो भी ठीक है, अगर अदरवाइज इन्होंने थर्सडे से ऑनवर्ड स्टार्ट किया तब भी नो इशू।
इतने दिनों के अंदर आपने मिनिमम 2 फ्री जो विजुअल्स हैं ये ऐप सोर्स से डाउनलोड करने हैं। उन विजुअल्स को आपने बनाना है। इसी तरह से कोविड-19 का डेटा आपने डाउनलोड करना है और अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक सिंपल सी रिपोर्ट 1 पेजर बना के मेरे साथ शेयर करनी है। अगर कोई भी चैलेंज है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं। वीडियो आपकी जो है ये थोड़ी देर में यूट्यूब के ऊपर शेयर हो जाएगी और जैसे जैसे आप मुझे अपने जीमेल आईडी शेयर करते जाएंगे मैं आपको उसके राइट्स देता हूँ। ये प्राइवेट होगी इसलिए ईमेल आईडी के बगैर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे अगर यहाँ से राइट्स नहीं मिलते आपको। अब तक जो चीजें हमने सर ये विजुअल्स के लिए तो अकाउंट रिक्वायर्ड होगा ना, आप क्या कह रहे हैं जो वेबसाइट्स के लिए? बिल्कुल अकाउंट रिक्वायर्ड होगा। आप माइक्रोसॉफ्ट वो अकाउंट पेड मिलेगा? ना करें, आप एक सिंपल अकाउंट अपना क्रिएट कर लें। आप उसका जो अकाउंट हम जो परचेज करते हैं ना चीजें, वो परचेज मत कीजिएगा। थोड़ी सी लिमिटेशन होंगी लेकिन कोई इशू नहीं है। हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं फ्री अकाउंट से। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जो डेटा नॉर्मली एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिस पे वर्किंग करते हैं वो हम अपने नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम से लेते हैं जो कि ZTE और हुआवे मेंटेन कर रहे होते हैं। तो क्या वो डेटा हम किसी तरह क्योंकि हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती हैं रिपोर्ट्स, अगर हम एक वीक की 49 रिपोर्ट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या डायरेक्टली NMS से वो डेटा किसी तरह उठा ले सकते हैं पावर BI के थ्रू? आपके पास ना उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं होगी, आपको अलाउ नहीं करेगा। अदरवाइज पावर BI जो ये SaaS एक सिस्टम है। मुझे याद है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया की एक असाइनमेंट की थी, उसमें उनके जो सिस्टम के साथ मैंने लिंक करके दिया था क्योंकि उनकी IT जो है उसने उनको राइट्स दिए हुए थे। वो भी इसी तरह से ही पोर्टल है, इस तरह से आप यूज कर रहे होते हैं तो यूज कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके पास राइट्स होने जरूरी है उसके डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। देखें ये किसी एप्लीकेशन से डेटा नहीं उठाता, ये हमेशा डेटाबेस से डेटा उठाता है। तो वो जो उसकी बैकएंड पे डेटाबेस बना हुआ है उसके राइट्स चाहिए आपको। अलबत्ता जब डेटा इंपोर्ट का हम नेक्स्ट सेशन करेंगे कि डेटा हमने किस किस तरह कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप SQL के साथ किस तरह से कनेक्ट करेंगे इसको, कि SQL का डेटा आप अब डेफिनेटली जिस तरह आप Zong ऑर्गेनाइजेशन को ले लें तो यहाँ पर जो लोग SQL से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो डेटा उसमें पंच नहीं कर रहे। डेटा ऐड करने वाली कोई और टीम है, डेटा एक्सट्रैक्ट करने वाली कोई और टीम है, उसको यूज करने वाली और टीम है। तो अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दें अपने पावर BI को डेटाबेस के साथ तो जो एक सेंट्रल लेयर है जो डेटा एक्सट्रैक्शन कर रही है वो खत्म हो जाती है उसमें से। थैंक यू जी। नजर हुसैन, मैंने आपकी जीमेल आईडी जो है ये अपने पास नोट कर ली है। आप मुझे ईमेल कर दें, व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहें व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, और अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें तो मैसेज कर दें। मैं आपको ये ट्रेनिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा पावर BI की ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्रेनिंग मैंने स्केड्यूल की हुई है जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर भी। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये एवरी संडे तकरीबन 6 बजे इसकी एक जो वीडियो है वहाँ से रिलीज होगी। अगले तकरीबन 5 से 6 वीक तक ये इस तरह चलेगा। और उसमें भी कंप्लीट ट्रेनिंग है। जो चीज़ें मैं आपको ये 3-4 दिन में बताऊंगा वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने रिकॉर्ड करके डाली हैं। और कोई क्वेश्चन इन चीज़ों के हवाले से, इन विजुअल्स के हवाले से? मैं इसलिए इसको प्रोलॉन्ग नहीं करूंगा क्योंकि एक वीक का गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको मैं इतनी चीज़ें बता दूं कि नेक्स्ट वीक में जब दोबारा हम इकट्ठे हों तो वो चीज़ें आपके जहन से वॉश आउट हो चुकी हैं। इसलिए हम इसको विजुअल्स तक रखेंगे। इससे बस यही है कि ये जो वीडियोस हैं ये वैसे भी ये कोई सेंट्रल डेटाबेस होना चाहिए कि अगर अटेंडीज नहीं भी हैं, हम लोग अटेंड नहीं भी कर रहे, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस में नहीं है आप मतलब आफ्टर 6 months 1 year, तो जब भी अगर किसी को कोई टाइम मिले तो एटलीस्ट वो जाके उस लाइब्रेरी से और वो देख सके उसको। बिल्कुल, आपकी ये सजेशन बड़ी ज़बरदस्त है। मैं आयशा से और साहिबजादा जुनैद से ये डिस्कस भी करूंगा
हम जो ट्रेनिंग्स करवाते हैं उसकी वीडियोस तो डेफिनेटली अभी रिकॉर्ड हो भी रही है। जूम एप्लीकेशन खुद से रिकॉर्डिंग शुरू करा देती है। वो रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो HR के पास पड़ा हो, लेकिन आई थिंक वो इस चीज़ को इसलिए रिकमेंड नहीं करेंगे या इस चीज़ को नहीं प्रमोट करेंगे कि लाइव ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कराना ये उनकी JD का हिस्सा है। रिकॉर्डेड के ऊपर वो शायद ना जाए। अलबत्ता ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये ट्रेनिंग जो है अवेलेबल होनी चाहिए। मैं जिस भी डेटा सोर्स के ऊपर इसको अपलोड करके आपको राइट्स दूंगा वो फॉर लाइफ टाइम होंगे, आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइव का ये है ना, लाइव तो नॉमिनेशन है ना लिमिटेड, आप सब पूरे ऑफिस को तो नहीं करवा सकते। तो अगर मेरे 4 लोग में नॉमिनेशन ही 2 की देनी है तो बाकी 2 बाद में देख लें। हाँ बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। उसके लिए मैं हूँ ना बैठा हुआ फ्री ट्रेनिंग्स देने के लिए। मैं यूट्यूब पर पावर BI की, SQL की, सबकी ट्रेनिंग जो है मैंने स्केड्यूल की हुई है। और कोई चीज, कोई बात जो आप लोग पूछना चाहें? अच्छा, ये ट्रेनिंग मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसकी एक जो बड़ी खूबसूरत बात है, माइक्रोसॉफ्ट खुद कहता है कि ऐसा बंदा जिसको विजुअलाइजेशन का, एक्सेल का, SQL का एक्सपीरियंस नहीं भी है, वो भी इसके ऊपर काम कर सकता है बहुत आसानी से। और उसको आप थोड़ा सा आपने देख भी लिया होगा कि कितनी आसानी से आप खूबसूरत ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं पावर BI के अंदर। जवाद जमील है हमारे साथ ट्रेनिंग में। जवाद, आर यू अवेलेबल? जी मैंने अभी आपको ईमेल की है वो आईडी। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। शेयर में आप लोगों की जो जो मेरे पास आ रही है ना, ये मैं कहीं पे नोट करता जाऊं, ऐसा ना हो कि आप लोग इसमें से मुझे दोबारा मिल जाएंगी। मेरे साथ लास्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ था जिसकी वजह से मैंने आप लोगों का आज नाम बोल बोल के वो इंट्रोडक्शन किया था। एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से हुआ था कि एक ट्रेनिंग चल रही है बिग डेटा के ऊपर। उस ट्रेनिंग का पार्टिसिपेंट मैं भी हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे होते हैं वहां पर जो म्यूट हैं सारे दिन के लिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग पूरे डे की है। सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक वो ट्रेनिंग चलती है। तो म्यूट का मतलब ये मुझे जो समझ आता है ना, वो ये होता है कि आपने जूम के ऊपर ट्रेनिंग अटेंड कर ली, अपनी तरफ से माइक को म्यूट किया, मोबाइल फोन से अटेंड किया तो मोबाइल फोन, अदरवाइज लैपटॉप को एक साइड पर रख दिया, और उसका फायदा कुछ नहीं होता। तो एक दफा वो थोड़ा सा जरूरी होता है कि आप ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करें और लर्न करें। ये बड़े काम की चीजें हैं। ये इन फ्यूचर जो है वो जो मैं खुद फोर्सी करता हूँ, ये चीज रिप्लेस कर देगी एक्सेल को, जितनी तेजी से लोग इसकी तरफ मूव हो रहे हैं। इसके अंदर जो है पावर वाले के ऑप्शंस हैं। वेरी सॉरी, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, मुझे समझ नहीं आई। दोबारा बताते हैं। मैं पूछ रहा था पावर क्यूरी वाले ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, पावर BI के अंदर। नहीं, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं समझ आया। मुझे लिख के मैसेज कर दे। पावर क्यूरी का जो टूल होता है, असल में डिस्टॉर्शन की वजह से समझ नहीं आ रही। आप मुझे चैट में जब मैसेज कर सकते हैं इसके ऊपर। मैसेज कर दें। सर वो पूछना चाह रहे हैं कि पावर क्यूरी के ऑप्शंस भी हैं। जी जी, पावर क्यूरी का ऑप्शन है पावर BI के अंदर, और जब हम डेटा इंपोर्ट करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। पावर क्यूरी हम किसके लिए यूज करते हैं? पावर क्यूरी का मेन पर्पस ये है कि अगर हमने मल्टीपल फाइल्स उठानी है, ये ऐसे डेटा सोर्सेज से डेटा लेना है जो पावर पिवट नहीं सपोर्ट करता, तो हम पावर क्यूरी को यूज करते हैं। तो बेसिकली जो पावर BI डेस्कटॉप है, ये कॉम्बिनेशन है पावर पिवट, पावर क्यूरी और एडवांस्ड, आप इसको कह सकते हैं विजुअलाइजेशन की एडिशन के साथ। सब उन्हीं चीजों को यूज करते हैं और विजुअलाइज करते हैं
उसी तर्ज में डेटा को इंपोर्ट करके इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास 15 मिनट हैं, तो 15 मिनट में मैं सोच रहा हूँ कि हम फिल्टर्स को एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। ये एक इजी चीज भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो 5 मिनट पहले कर दीजिएगा क्योंकि हमारी वो इवनिंग मीटिंग होती है एचओडी के साथ 5 बजे, तो अगर 5 मिनट पहले हो जाएगा 10 मिनट में हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ओके। जी, फिल्टर जो है ना, हम इसमें मुख्तलिफ तरीकों से यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो तरीकाकार है फिल्टर यूज करने का, जिस तरह आपने ये डेटा पॉइंट्स ऐड किए हैं ग्राफ्स के अंदर, आप किसी भी डेटा पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो पूरे का पूरा पेज जो है फिल्टर आउट हो जाता है। अब देखिए, मैंने सिर्फ कॉलम चार्ट की एक बार के ऊपर क्लिक किया तो मेरे बाकी जितने डेटा पॉइंट्स थे वो भी सारे फिल्टर हो गए इसी के हिसाब से। एक तरीकाकार तो है ये वाला। दूसरा तरीकाकार ये है कि फिल्टर्स के अंदर जाके आप फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। कुछ फील्ड्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं, जैसे ये देखें केसेस हैं, कॉन्टिनेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होगी। आप इससे यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। उसके अलावा आप पेज लेवल या रिपोर्ट लेवल फिल्टर्स ऐड भी कर सकते हैं, फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। एक तरीकाकार तो है ये वाला। एक और तरीका है, अगर आप इसके ऊपर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना चाहें, जैसे ये देखें यहाँ पर मेरे पास स्लाइसर आ रहा है, मैं स्लाइसर को क्लिक करता हूँ और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ हमारी ये इस फोटो कॉन्टिनेंट इसमें ऐड कर देता हूँ। फील्ड था, फील्ड में कॉन्टिनेंट ऐड कर दिया। जरा इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये हमें क्लियरली नजर आए। अब बल्कि इसको ना हम उसी में ले जाते हैं जहां पर हमने इस डेटा को यूज किया हुआ है, स्लाइसर, और इस स्लाइसर के अंदर कॉन्टिनेंट, और इनका साइज, आइटम साइज थोड़ा बड़ा। सारे कॉन्टिनेंट नजर आ रहे हैं आपको। आप किसी भी कॉन्टिनेंट को यहाँ से फिल्टर करते हैं तो आपका पूरे का पूरा पेज उसी तरह से फिल्टर आउट हो जाता है। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो ये क्लियर का ऑप्शन है, आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये है एक सिंपल लिस्ट बॉक्स, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन के अंदर। अगर ये क्लियर के साथ आप देखें तो यहाँ पर एक और एरो नजर आ रहा है, डाउनवर्ड उसका फेस है। इस पे क्लिक करें तो दो ऑप्शन है, लिस्ट और ड्रॉप डाउन। आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। अब इस पे आप क्लिक करके यहाँ से जो भी डेटा पॉइंट आप चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस वक्त जो हमारी सिलेक्शन है वो सिंगल सिलेक्शन के ऊपर है। हम ये मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कंट्रोल प्रेस करें और मल्टीपल के ऊपर आप क्लिक करते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आपने जो सिलेक्ट किए थे उसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो डिसलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा इसको खत्म करने का है कि आप यहाँ से क्लियर फिल्टर से भी आप इसको सिलेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। तो ये टूल है जो कि हम अपने डैशबोर्ड के अंदर यूज करेंगे। और अच्छा, अभी जो कम्युनिकेशन है, ये मेरी तरफ से जो कम्युनिकेशन थी आपको ट्रेनिंग की, ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म उस वक्त होगी जिस वक्त आयशा अमानत की तरफ से आपको कोई ईमेल आती है। ठीक है, उस ईमेल का वेट कीजिएगा और मेरे साथ अपने जीमेल आईडी शेयर कर दें। जिसका भी जीमेल आईडी मेरे पास आ जाता है वो मैं इस ट्रेनिंग की, जैसे ये कन्वर्जन कंप्लीट होती है इसकी वीडियो फॉर्म में, तो एज इट इज मैं अपलोड कर दूंगा विदाउट एनी एडिटिंग। वहां से आप जाके इसको देख लीजिएगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच गाइस। 550 हो गए, 450 हो गए। अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपसे मुलाकात होगी और नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम थोड़ा सा, अगर तो कुछ दिनों का गैप आया तो थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे इन चीजों को, और उसके बाद हम गेट डेटा के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि किस किस डेटा सोर्स से किस तरह से डेटा हमने इंपोर्ट करना है और उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करनी है। मल्टीपल डेटा सोर्सेज को के डेटा को हमने उनके दरमियान रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करने हैं और उनको फिल्टर कैसे करना है अपने
विजुअल्स के अंदर। तो अगली ट्रेनिंग में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।